नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, नोटिफिकेशन तुरंत आएगा आप सभी के एग्ज़ाम। और संभावना जताया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वह सितंबर से अक्टूबर के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उनके लिए मैं ईवीएस पेडागोजी लेकर के आया हूँ। और जो ईवीएस पेडागोजी होता है, सब पेडागोजी से थोड़ा सा हार्ड इसको कह सकते हैं। इसका पेडागोजी थोड़ा हार्ड होता है। कारण ये है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन होते हैं, अधिकांश ऑप्शन 4 ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन, इसमें आपका 2-3 ऑप्शन सही रहते हैं, अधिकांश ऑप्शन। लेकिन जो ज़्यादा सही रहता है, जो सबसे अधिक है ना सही रहता है, उसको करके आना रहता है। तो ईवीएस पेडागोजी आसानी से करिएगा, मैं अच्छे से बताऊंगा समझा करके। वैसे आप यदि करके आते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका सीटेट निकलेगा अच्छा नंबर से। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका के पास दत्त कर जमा नहीं करता है। मतलब कि एक शिक्षिका है जिसका होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है एक बच्चा। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। कैसे आप निपटिएगा कि वो बच्चा दर्द कार्य नियमित रूप से दे पाएगा? ऑप्शन है, यह इस बात से विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। बात होना चाहिए, है ना, ये गलत बात है। प्रधानाचार्य को सूचित करना, है ना, ये गलत है। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, बच्चों को रोकना नहीं है, तो रोकने वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया आपका। अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। परामर्श बोले तो सलाह देना। सबसे पहली बात है कि ये काफ़ी अच्छा बात बोला जा रहा है कि भाई बच्चा जो है वह होमवर्क क्यों नहीं जमा कर रहा है, उसका पता लगाना, उसी को बोलेंगे अनियमितता के कारण का पता लगाना। उत्तर आपका सी पर जाएगा। अभिभावक को के लिए नोट लिखना, या अभिभावक को बताएंगे, अभिभावक कस करके उसको पीट देगा। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर सी पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पढ़ते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को डैश किस तरह से ताज़ा रखा जा सकता है। मतलब कि कुछ समय तक खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखना है। तो राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित तकनीकों की परिगणना करती है। ये सब कूट दिया हुआ है, कूट देख करके उत्तर बताना है। 62 का उत्तर जो है वह कूट है। ऑप्शन है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में सुखा लेती है, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती है और अंधेरे में रखती है। तो कूट के हिसाब से बताना है, क्या बताना है दोस्तों, कि उपयुक्त तकनीक के लिए वह कौन सा खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा है। देखिएगा, इससे पकड़ा जाएगा। गीला कपड़ा में कभी भी किसको रखते हैं, इसी से पकड़ाएगा। गीला कपड़ा में किसको रखेंगे, तो हरे धनिया को रखेंगे गीला कपड़ा में, जिससे कि वह कुछ दिनों तक वह सुरक्षित रह पाएगा। उत्तर आपका सी पर जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आप सभी। कक्षा 5 में विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण के लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में कौन सा गलत है? घर्षण का गलत उदाहरण बताना है। कौन सा भाई, कौन सा उदाहरण जो गलत दिया हुआ है? पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण। पेन से हम लिखते हैं तो घर्षण होता है, ये सही है। गलत खोजना है। यहाँ देख लीजिए, हमारे जूते और जमीन के बीच में चलने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, ये भी सही है। जमीन में घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। उसके बाद है ब्रेक लगाना भी घर्षण है, ये भी सही है। लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी हुई गेंद, फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है, ये गलत बात है क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण से आता है और यही गलत हो गया। इसलिए नेगेटिव के कारण आपका उत्तर सी पड़ गया। अगला प्रश्न,
प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है। मतलब एक कटोरी लीजिए जो खाली है, उसको पानी पर तैरा दीजिए तो तैरेगा, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील जो है वह पानी में डूब जाता है। इससे दैट डैश तत्व द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। कैसे आप व्याख्यात करेंगे कि एक लोहे का जो है कील वह डूब गया और एक खाली कटोरी तैर रहा है। ऑप्शन है कि लोहे पानी की तुलना में हल्का है। अगर लोहा हल्का रहता तो डूबता ही नहीं, तो ये गलत बात हो गया। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि स्टील का जो कटोरी ऐसे है और स्टील का भार कम है और इस पर बल अधिक लग रहा है नीचे से ऊपर की ओर, इसलिए ये तैरेगा। जबकि लोहे के कील पर लगने वाला भार बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे के कील पर कम बल लगता है क्योंकि वह पतला होता है, जिसके वजह से वह पानी के अंदर चला जाता है, इसीलिए आपका उत्तर बी पर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। 4 गो शिक्षक है, चारों अलग अलग से पढ़ा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सबसे उचित और ज़्यादा उचित होगा? मजेदार, 4 गो टीचर है, अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा है, तो कौन सी तकनीकी सबसे बेटर होगा, बताइए। ऑप्शन है कि प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण, वायु नहीं होगा यहाँ पे, वायु होगा, ठीक है, सॉरी, वायु प्रदूषण पर विचित्र दिखाना। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, कभी भी प्रदूषण की बाद में चर्चा आती है तो चार्ट दिखाना पड़ता है। चार्ट से ही पता चलता है कि कौन सा जो है, जैसे ऐसा ही चार्ट होता है तो कौन से भाग में प्रदूषण की मात्रा अधिक है। ये चार्ट यहाँ विचित्र चार्ट नहीं, वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे रंग दिए तो ये अधिक प्रदूषण बताएगा, यहाँ पे बुनका बुनका कर दिए तो ये प्रदूषण को कम बताएगा, यहाँ खाली है तो उससे कम बताएगा। तो वृत्त चित्र बता करके ही आप प्रदूषण के लिए सबसे बेटर बना सकते हैं बच्चों को। बेटर तरीका है प्रदूषण पढ़ाने का, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। चायु नहीं, वायु है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ देख लीजिए आप लोग, कि दीपावली के पहले और बाद के नमूने के इकट्ठा करिए। दीपावली के पहले ठीक रहता है, वायु ठीक रहता है, उसके बाद में प्रदूषण बढ़ जाता है। तो ये आपका सबसे बेटर आपका यहीं पर जाएगा, ठीक है, बी पर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों को पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तनाव रूप से बच्चा कौन है उसका पहचान करना है। आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। तो बच्चा तनाव में कब होगा? आक्रामक व्यवहार करेगा, है ना, किसी को पीट देना, किसी को खोद देना, ये सब क्या आक्रामक व्यवहार है। तो समझिए कि बच्चा जो है वह तनाव में चल रहा है, तनावग्रस्त बच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? 67 का, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। अभिभावक और शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुनर्बलन, सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अभिभावक और शिक्षक के बीच में कमजोरी का ही चर्चा किया जाता है कि बच्चा कमजोर है तो कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको, ठीक है, इसलिए आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर में लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। कैसे आप सहयोग दीजिएगा?
वायु प्रदूषण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने से। दूसरा है कि आने जाने वाले सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। अक्सर घर से बाहर जाने से बचना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, तो इससे भी नहीं होगा। रखना तो अभी के डेट में बहुत ज़रूरी है। सबसे बेटर है कि कहीं भी आप जा रहे आ रहे हैं तो सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करिए। सार्वजनिक से होगा क्या, उसमें सभी लोग चले जाएंगे तो उससे जो प्रदूषण होगा केवल एक बार ही होगा। अगर आप स्पेशल अपने गाड़ी से जाते हैं तो आपका गाड़ी का जो धुआं है निकलेगा, लेकिन सार्वजनिक से जा रहे हैं तो केवल सार्वजनिक गाड़ी का ही धुआं निकलेगा, तो इससे प्रदूषण का आप सहयोग दे सकते हैं प्रकार से। अगला है कि वायु हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी में वायु है? पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारे हड्डियों में वायु है? तो शिक्षक ऐसा क्यों पूछ रहा है भाई? तो ऐसे प्रश्न पूछने से चिंता बच्चा करेगा, चिंतन करेगा। ठीक है, चिंतन कौशल का विकास होता है ऐसे करने से, क्योंकि क्या मृदा में वायु है तो बच्चा सोचेगा कि हाँ है कि नहीं है। सोचना पड़े तो क्या, चिंतन कौशल, इसलिए आपका उत्तर चिंतन कौशल पड़ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भोजन में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर काटना, धोना और फिर काटना अच्छी बात है। सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना। देखिए काट करके धो दीजिएगा तो उसमें का जो भी मटेरियल है, स्टार्च है, वो पानी के माध्यम से बह जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पहले सब्जी को धो लीजिए ताकि उसके अंदर जो भी विटामिन्स है, जो भी स्टार्च है, नहीं धुले, इसलिए पहले सब्जी को धो लीजिए, उसके बाद काट लीजिए। काटने के बाद धोने का काम कभी नहीं करें, याद रखिए। आपका उत्तर 1 पड़ गया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोग इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। इसमें कूट वाला ऑप्शन है और इस कूट का उत्तर देना है देख करके कौन कौन सही जा रहा है। ध्यान से देखिए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह में ऊपर रखे और नीचे धकेले। देखिए हम लोग बचपन में किए हैं, एक बाल्टी लेते थे, उसमें पानी भरा रहता था और एक गिलास को अंदर पानी में जब डालते थे तो गिलास अंदर नहीं जाता था। इससे पता चलता है कि गिलास में जो है वायु है, तो ये आपका सही गया। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस खींचना, जूस खींचिएगा तो उसमें वायु से कोई मतलब ही नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया ऑप्शन। गुब्बारे में हवा भरना, देखिए वायु जगह घेरती है तो हवा भरना, देखिए हवा जब भरिएगा तो उसमें तब पता चलेगा कि हवा है, लेकिन यहाँ बताना है कि खाली गिलास, इसमें हवा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इसमें हवा है। लेकिन यहाँ पे तो गुब्बारे में जब हवा भर दीजिएगा तो आपको पता चल गया। पता नहीं चलना चाहिए भाई, आज जिसमें पता नहीं चले और उसके बारे में बताइएगा कि हाँ उसमें भी वायु है तो अच्छा होता है। तो गुब्बारे में हवा भरना आपका, इसमें तो पता चल जा रहा है, ये बी गलत है, ए सही है। 2 भरे हुए गुब्बारे को एक छोर से बांध तथा समाव्यवस्था में लाए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। 2 गुब्बारे को ला करके एक गुब्बारे को फोड़ दीजिए, ये सबसे बेटर होगा, क्योंकि ये जो तीसरा जो ऑप्शन है वह चौथा वाले ऑप्शन में समाहित है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन जब 2 गुब्बारे को लाइएगा तो उसमें हवा भरना ही पड़ेगा, तो जो सी ऑप्शन है वो डी में समाहित है। तो इसमें आपका सही हुआ ए एंड डी, 2 ऑप्शन सही हुआ, आपका उत्तर बी पर गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। अच्छी बात है भाई। यह देखती है
कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं कर पाते। इसका कारण क्या हो सकता है? चलिए, क्या कारण हो सकता है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है? तो वह कक्षा को प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। जो शिक्षिका है वह सही से व्याख्या नहीं किया है, यही कारण है कि श्वसन और सांस लेने में अंतर बच्चा नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बेटर है। वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, ऐसा गलत बात है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीका से नहीं समझ सकता है, नहीं है। जब शिक्षक ही अच्छा से व्याख्या नहीं कर पाएगा, शिक्षक व्याख्या कर रहा है, बच्चा व्याख्या करेगा, गलत होगा। शिक्षक व्याख्या नहीं कर पा रहा है, यही वजह से बच्चा समझ नहीं रहा है, इसलिए आपका उत्तर जो है वह 1 पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेत और नमक को अलग करना है, पृथक्करण करना है। रेत और नमक के मिश्रण है, एक साथ मिल गया, बालू का कण और नमक का कण एक साथ मिल गया है, इसको आप कैसे अलग करिएगा? तो कौन से विधि के द्वारा अलग करेंगे? मैं डायरेक्ट आंसर पर चलता हूँ। अवसादन करेंगे, ठीक है। अवसादन के बाद निस्तारण, निस्यंदन, तब वाष्पन की क्रिया, ठीक है। ये सबसे बेटर क्रिया है। सबसे पहले अवसादन की क्रिया करेंगे, तब निस्तारण की क्रिया, निस्यंदन सबसे लास्ट में ही याद रखिएगा, सबसे लास्ट में है। नमक और रेत को अलग करने का एक ही तरीका है, दोनों को क्या करेंगे? वाष्पन के माध्यम से करेंगे। तो वाष्पन लास्ट में मारिएगा तो बेटर होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। रेखा की मां डैश के लिए योजना तालाब के लिए से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। रेखा की मां फिटकिरी डाल रही है। मान लीजिए बर्तन में कहीं से तालाब से पानी लाई है, ठीक है, तालाब से पानी लाई है, इसमें बहुत सारा गंदगी भरा हुआ है। जब भी इसमें फिटकिरी डालेंगे मेरे दोस्तों, उसमें का गंदगी उसके पेंदी में आ जाएगा, पेंदी में जमा हो जाएगा गंदगी, और पेंदी में जमा हो जाएगा, ऊपर साफ पानी आपको हो जाएगा, पीने योग्य हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हल्के निलंबित अपद्रव। अपद्रव जो पेंदी में जो मिला है यहाँ पे, उसको अपद्रव बोलते हैं। को अवसादित करने के लिए, अवसादित बोले तो पेंदी में उसको जमा करने के लिए, आपका उत्तर जो है बी पर जाएगा। और मैं आपको बताऊं, कहीं भी फिटकिरी वाला क्वेश्चन आए तो निलंबित शब्द याद रखिएगा, आपका हमेशा सही जाएगा। क्लियर है? जो लोग कमजोर है साइंस में उनके लिए, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन डाला हुआ है। भारोत्तोलन को पढ़ाया ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी और मांस बनाने की आवश्यकता होती है। भारोत्तोलन बोले तो खिलाड़ी जो वजन उठाता हो, खिलाड़ी जो क्या हो, वजन उठाता हो, उसको भारोत्तोलन कहेंगे। तो वजन उठाएगा तो उसको सबसे अधिक ताकत कौन देगा? मांसपेशियां और बॉडी बनाना है उसको, यहाँ पे क्लियर बोल दे रहा है, मांसपेशियां और बॉडी बनाना। तो कार्बोहाइड्रेट से नहीं, ताकत मिलता है कार्बोहाइड्रेट से क्विकली, तो ये नहीं होगा। मांसपेशी बनाना है दोस्तों तो प्रोटीन की आवश्यकता है। क्लियर है? प्रोटीन से लेगा, आपका उत्तर 1 पड़ गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को पकड़िएगा तो अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? खाद्य श्रृंखला के लिए सबसे प्रभावी व्यूह रचना, चलिए विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। इंटरनेट ये हो गया क्या? इंटरनेट से जानकारी एकत्रित करते रह जाएगा बच्चा, ये गलत हो जाएगा। श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य सामग्री को उदाहरण देख करके लिखने के लिए कहेंगे, तो बच्चा लिख करके रट जाएगा, ये भी गलत हो गया। जीवों को प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों को समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्याख्यात करने के लिए कहना, व्याख्यात नहीं कर पाएगा बच्चा।
उसके बाद क्या है, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं को खोजने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो ये भी बच्चा खोज नहीं पाएगा, तो सबसे बेटर यहाँ पे अब आ गया प्रश्न कि भाई कौन सही जाएगा। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा पंगा बन जाता है जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ऐसे वर्ड में याद रखिएगा एक चीज, दो चीज याद रखिए। हाँ, पहले समझिए इसको, जीवों को प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों को समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सूचित करते हुए व्याख्यात करने के लिए कहना। जीवों का प्ले कार्ड मतलब कौन सा जीव कौन सा खाद्य पदार्थ का सेवन कर रहा है, ये सबसे बेटर होगा प्ले कार्ड बनाने से। प्ले कार्ड बनाना ये सबसे वीवीआई है, यहाँ पे पॉजिटिव बन जा रहा है प्ले कार्ड। प्ले कार्ड बोले तो खेलने वाला, प्ले कार्ड से बच्चा जल्दी से सीखेगा, और यही कारण है कि C-TET जो ऑप्शन है वह 3 पर गया है, प्ले कार्ड के कारण। प्ले बोले तो खेलना, ठीक है, इसलिए आपका उत्तर C पर गया। डैश के लिए डैश है यहाँ पे एक्वेरियम, एक्वेरियम बोलते हैं मछली घर में हवा पंप रखा जाता है। आप लोग देखे होइएगा एक्वेरियम ऐसे लगा रहता है टंकी, और उसमें हवा का मोटर पंप लगा रहता है। कहीं भी एक कोने में एक मोटर पंप लगा दिया जाता है जिससे कि उसमें हवा मिलते रहता है, ताकि जो उसमें मछलियां हैं वो मरे नहीं, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए, और ऑक्सीजन मिलते रहेगा तो मछलियां मरेगा नहीं, इसलिए मोटर लगाए जाते हैं। और एक्वेरियम में अधिकांशतः ये प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कूट वाला प्रश्न है, इसलिए इसको भी ध्यान से थोड़ा सा देखा जाता है, देखिएगा अच्छे से। अंजलि की सहेलियां दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित में 4 तरीके बताती है। ठीक है, अब बताइएगा कि उपयुक्त तरीकों में किसका अनुपालन करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त तरीकों में किसका अनुपालन करना चाहिए, मैंने कौन सा सही है जिससे आप दांत के क्षय को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करें, अच्छी बात है। इनामेल कम ना हो सके, ब्रेसिस पहने, ब्रेसिस पहनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ को ना ले, ये अच्छी बात है। हर खाने के बाद कूला करें, क्योंकि खाने के बाद दांतों में अन्न जो है वह फंस जाता है, जो इनामेल परत को दांतों के क्षय का कारण बनता है। तो आपका जो सही जा रहा है A, C और D, उत्तर होगा A, C और D। थोड़ा सा इधर उधर करके दिया है, उत्तर आपका जो गया वह 2 नंबर पर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए और जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडा देने वाले जीव जंतु निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु X में रखे जा सकते हैं। चलिए, ऑप्शन है यहाँ पे मगरमच्छ, जमीन पर भी और पानी में भी रहता है मगरमच्छ, ये आपका सही है। शार्क पानी में रहता है, मछली पानी में रहता है, और सर्पमीन भी पानी में रहते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है। पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से मिलता है, ये बताना है। वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन, अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, बताइए क्या होगा। वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और प्रजनन, जीवों में वृद्धि होती है, पेड़ पौधे में भी वृद्धि होती है, और पेड़ पौधे में भी प्रजनन का क्रिया होता है, लेकिन जीव में अंकुरण नहीं होता है। जीव में भोजन बनाना की क्रिया स्वयं नहीं होता है। ठीक है, तो भोजन बनाना ही हट गया। क्लियर है, मतलब दोनों में लागू कौन होता है, जीव में भी और पेड़ पौधे में भी। तो जीव में भी वृद्धि और पेड़ पौधे में भी वृद्धि, जीव में भी प्रजनन, पेड़ पौधे में भी प्रजनन, इसलिए आपका उत्तर डी पर गया है। सोचने वाली बात यहाँ पे ऑप्शन दिया है।
निम्नलिखित में कौन सा समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? निकटीय रूप से संबंधित है। मच्छर मलेरिया, एनीमिया लौ। देखिए काफी बेटर है। मच्छर जो है मलेरिया से फैलता है, एनीमिया जो है लोहे से फैलता है, तो यही सबसे बेटर है भाई, है ना भाई। चलो भाई एक आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मछली को पहले से उबाले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए पानी में एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि एक पानी लीजिए, इसको उबाल दीजिए, और पनिया जो उबाले हैं उसको ठंडा कर दीजिए, उबाला हुआ पानी को ठंडा कर दिए। इस उबाला हुआ पानी में जब मछली को डालेंगे तो मर जाएगा। क्यों मरता है? क्योंकि इस उबाले हुए पानी में ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है, इसलिए मर जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, ये बताना है। क्या हो जाएगा 82 का उत्तर? 82 का ऑक्सीजन रहित आपका उत्तर बी पर जाएगा। एक्वेरियम में, सॉरी क्वेश्चन कर रहा है कि एक मछली को पानी में उबले मछली को पहले से उबले पानी में लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे पानी में किए गए पानी एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि उसमें ऑक्सीजन रहित रहता है। यही होगा आपका उत्तर, बी पर जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में कमी है, क्वेश्चन में टाइपिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ था, वहाँ पे उसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता है, बताइए। तो पानी नहीं है, गहर है बोले तो खाई है, ऊंचे पहाड़ है। बहुत अच्छी बात है भाई। चांद जो है हम लोग यहाँ से देखते हैं तो लगता है क्या कि वहाँ पे एक बुढ़िया बैठी है और सुई धागा सिल रही है। हम लोग कहानी सुने थे, है ना, लेकिन वहाँ पे रियल रूप से गड्ढा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिसके कारण से चांद में दाग दिखाई देता है, और पानी वहाँ पे नहीं है। आपका उत्तर 3 पर जाएगा। अगला है कि आरती एक पोस्टर पर बीमारी के रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां बरतती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, पानी के बर्तनों और कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसमें तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर उद्देश्य पैदा करना, डैश फैलने से जागरूकता है। क्या चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि पानी को साफ रखिए, कूलर को साफ रखिए, आसपास पानी जमा नहीं होने दीजिए, मच्छर जमा हो गया तो उसमें तेल डाल दीजिए। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि डेंगू ना फैले। जापानी इन्फेलाइटिस बोले तो मस्तिष्क ज्वर ना बढ़े। आपका उत्तर 1 पर जाएगा। चेचक आपका मच्छर से नहीं होता है। हैजा, टाइफाइड, डेंगू, फ्लू ये सब नहीं होगा। आपका उत्तर 1 पर गया। अगला है कि भारत के समृद्ध वनस्पति जात, प्राणी जात के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। क्यों ले गए आप? ताकि वहाँ पे वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़े बच्चा और समझे, क्योंकि राजस्थान में वनस्पति की कमी है, प्राणियों की कमी है, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ती है। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना गलत हो गया। कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति उसके साथ जोड़ना, ये सबसे बेटर होता है पर्यावरण में। और सभी का सही जा रहा है यहाँ पे, उत्तर आपका बी पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पोषण पढ़ाना है दोस्तों कि कौन से खाद्य सामग्री में कौन से विटामिन मौजूद है। तो एक ही बात याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, चलिए देखते हैं आगे।
ऑप्शन से देखते हैं, मानव दांत का प्रतिरूप दिखाने से नहीं होगा दांत के। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए, हाँ बस यही ऑप्शन मारना है। टिफिन बॉक्स खोलने के लिए बोलना है विद्यार्थियों को और उसमें बताना है कि कौन से टिफिन में कौन से विटामिन मौजूद है, उसमें कौन से पोषक तत्व मौजूद है, उस पर व्याख्या करनी चाहिए शिक्षक को। तो सबसे बेटर टिफिन बॉक्स खुलवाना ही मार के आइएगा, चाहे जहां भी दिया हो वही करके आना है, ठीक है। दुनिया पलट जाए लेकिन आप लोग नहीं पलटिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न तो काफी बड़ा है। शामिल करना एंगेज हो गया, खोजबीन करना को बोलते हैं एक्सप्लोरर, व्याख्या करना को एक्सप्लेन, विस्तार देना के इलिबरेट और मूल्यांकन करना के इवैल्यूएट। ये सब जो दिया है तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहती है। क्या करने को कहती है भाई विज्ञान शिक्षक? ऑप्शन देखिएगा, बीजों को रात भर पानी में रखे और उन्हें सूती कपड़े गीले कपड़े में रखे। एक सेकेंड, बीजों को क्या करें? गीले कपड़ों में रखना है। 2 दिन बाद बीजों को अवलोकन करें कि भाई उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो जब बीज को गीले कपड़े में रखिएगा ना तो अंकुरित हो जाएगा वो। पाठ्यपुस्तक दिएगा क्रियाकलाप पत्रक का काम करे, इसमें जो है वह कौन सा काम शामिल नहीं होता है। इसमें मात्र आपको एंगेज नहीं करना और एक्सप्लोर नहीं करना, बाकी सभी होता है। एक्सप्लेन करना होगा कि भाई कैसे, देखिए बाकी कैसे सही हुआ कि भाई बीज को रात भर पानी में रखे, तो इसमें एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे पानी में रखे तो अंकुरित हो गया, ठीक है। तो इवैल्यूएट करना, ये भी आपका सही जा रहा है, इवैल्यूएट करेंगे। एक्सप्लोरर भी है, ये सही है, लेकिन एंगेज करना एक्सप्लोरर नहीं, आपका नहीं होगा। आपका उत्तर सबसे बेटर नेगेटिव क्वेश्चन होने के कारण आपका डी पड़ जाएगा। तो इसको समझना था। इसमें क्या है, एंगेज और एक्सप्लोरर, इसका मतलब देख लीजिए। शामिल करेंगे और एक्सप्लोरर, खोजबीन करना। शामिल करना और खोजबीन करना केवल नहीं होगा रात भर बीज को जब कपड़ा में रखेंगे तो, बाकी इवैल्यूएट करना होगा, मूल्यांकन करेंगे उसका, और एक्सप्लेन बोले तो विस्तार से उसका ठीक करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, थोड़ा सा वो क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। मैंने एक बच्चा को मल्टीमीडिया कैप्सूल से पढ़ाया गया, बोले तो टैबलेट से, और एक बच्चा को बोर्ड पर पढ़ाया गया, ग्रीन बोर्ड से। बाद में यह पाया गया कि अ बोले तो मल्टीमीडिया वाला विद्यार्थी ने बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। इसका कारण क्या हो सकता है? मल्टीमीडिया कैप्सूल समझते हैं आप लोग? मल्टीमीडिया कैप्सूल माने मोबाइल, टैबलेट बोलेंगे तो कितने लोग समझेंगे भाई वो वाला टैबलेट खाने वाला। मल्टीमीडिया बोले तो मोबाइल, तो जिस बच्चा को हम मोबाइल दिखाएंगे अच्छा से समझेगा, और जिस बच्चा को ग्रीन बोर्ड पर बता देंगे तो रट जाएगा बच्चा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो मल्टीमीडिया कारण क्या है? मल्टीमीडिया बोले तो आँख से देखना, कान से सुनना, और इसी को बोलते हैं इंद्री शामिल होता है। यही कारण है कि बच्चा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहा है। मल्टीमीडिया, मोबाइल बोले तो क्या देखेंगे सुनेंगे, तो इंद्री का प्रयोग होगा और अच्छा से बेहतर तरीका से बच्चा सीखेगा। अगला प्रश्न, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? सबसे बेटर, औसत से कम 4 विद्यार्थी है, ठीक है, और उसको समान लाना है, बोले तो सबके समान बना देना है ताकि उसमें बैठ के वो बच्चा पढ़ सके। उनकी अगली पंक्ति में बैठने के लिए, तो अगली पंक्ति से बैठाने से भी काम नहीं चलने वाला है। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, हाँ देखेंगे कि वो जो 4 बचवा है उसमें क्या कमजोरी है उसकी पहचान करेंगे, उसके अनुसार उसका हम सुधारात्मक उपाय करेंगे। जो कमी जब पता चल जाएगा तो सुधार तो आप जरूर दीजिएगा,
ये तो गारंटी है। चलिए एक क्वेश्चन पाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा था आज का सेशन, लेकिन जो भी प्रश्न था काफी मजेदार प्रश्न था। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित 4 क्रम में कौन सा सही तरीका है। अब क्वेश्चन क्या कहा, सुनने वाली बात है। आप एक टीचर हैं और आपको बोला गया कि एक संतुलित प्रश्न बनाइए, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा बोले तो आप किसी बच्चों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने के लिए आपको कह दिया गया, तो आप 4 तरीका से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप डिजाइन तैयार करिए। क्लियर है, प्रश्न पेज पत्र सेट करने से पहले डिजाइन तैयार करना, और डिजाइन के बाद उसका ब्लूप्रिंट बनता है। दोस्तों याद रखिएगा इस बात को, फर्स्ट में डिजाइन तैयार करेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे, तब प्रश्न लिखेंगे। अब प्रश्न लिखने के बाद उस प्रश्नों को बच्चों में बांट देंगे, और बांटना को ही संपादन करना कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो उत्तर है अंक योजना लिखना, बांटने के बाद में अंक योजना लिखना, आपका 90 का उत्तर 1 पर जाएगा मेरे दोस्तों। सबसे बेटर आपका उत्तर 1, मतलब क्या हुआ, डिजाइन तैयार करेंगे, तब ब्लूप्रिंट करेंगे, तब प्रश्न लिखेंगे, तब बच्चों में बांट देंगे, बांटने के बाद अंक की योजना लिख लेंगे, काम खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो लास्ट तक देखे हैं उनका ईवीएस काफ़ी बेटर होगा मेरे दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीटेट के लिए सबसे धांसू ईवीएस पेडागोजी का क्लास था, जो मैं अच्छे तरीका से आप सभी को समझाया। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और क्लास में आप शामिल हो पाए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।